और जैसे कि आप जानते हैं कल हम लोगों ने काम किया हुआ था, कल हम लोगों ने एक सेट कंप्लीट जो है सॉल्व किया हुआ था ग्रामर का। आज हम फिर से क्या करने वाले हैं, आज हम फिर से यहाँ पर एक कंप्लीट सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो को बीच में प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका क्लास में पढ़ना और एक सेट सॉल्व करना दोनों में बेहद अंतर होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से जो है हम लोग को सेट सॉल्व करना है, देखना तो है ही है, और मेरे साथ आपको बैठ कर ये कंप्लीट सेट सॉल्व भी करना है, अटेंड भी करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पर सिनोनियम, एंटोनियम, एरर, इडियम फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराजम्बल, एक्टिव पर्सन नरेशन, हर वो चीज़ है जिसकी हमें पेपर में ज़रूरत होती है। अटेम्प्ट कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम जरा बात करेंगे। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इन दो सेंटेंसों को एरर निकालिए। तो सबसे पहले तो काम आप एक काम करिए कि इन दोनों सेंटेंसेस को अटेम्प्ट कर लीजिए और बताइए इसमें एरर जो है क्या होगी, ठीक है। जल्दी से सेंटेंसेस देखिए और बताइए इसमें एरर क्या हो सकती है, बताइए। चलिए आइए, अगर आपने दोनों ही सेंटेंसेस जो है उनको सॉल्व नहीं किया हुआ है, अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, तो वीडियो को पॉज करके दोनों सेंटेंस सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत देर वेट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। द रीज़न प्रिया वॉज लेट टू द मीटिंग, प्रिया के मीटिंग में लेट पहुँचे का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि उसकी फ़्लाइट डिलेड हो गई थी। अब अगर आप ध्यान दें किसी भी सेंटेंस में या किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर द रीज़न से होती है तो ऐसी कंडीशन में हमको अंदर बिकॉज नहीं लगाना होता, क्योंकि आप यहाँ पर रीज़न तो लगा ही रहे हो कि रीज़न क्या है, और रीज़न के लिए आप ये रीज़न बता भी रहे हो किस रीज़न की वजह से प्रिया जो है लेट हो गई थी। तो किसी सेंटेंस में अगर द रीज़न दिया हुआ है और लास्ट में आप द रीज़न शब्द दिया है और लास्ट में आपको रीज़न भी दिया हुआ है, तो अंत में बीच में आपको जो है बिकॉज लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इतना क्लियर हो रहा है ना? तो फिर से देख लीजिएगा, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जब द रीज़न शब्द से हो और लास्ट में बीच में आपको रीज़न भी दिया हो किसी चीज़ का, तो वहाँ पर आपको बिकॉज शब्द नहीं लगाना है। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ और देख सकते हैं। जैसे आपने कभी कभार आपने देखा होगा ये चीज़ कि जैसे सेंटेंस लिखा हुआ द रीज़न ऑफ हिज फेल्योर इज़ लेजीनेस, बिल्कुल सही है कि द रीज़न ऑफ हिज फेल्योर इज़ लेजीनेस। लेकिन अगर आपसे हम ये कहें द रीज़न ऑफ हिज फेल्योर इज़ ड्यू टू लेजीनेस, तो ड्यू टू वहाँ से क्या होगा, कट जाएगा। तो जब रीज़न शब्द आ जाए तो बीच में बिकॉज या ड्यू टू दोनों जो है हटा दिया जाता है। जिन बच्चों को नहीं पता है, विद्यार्थियों को, वो ये नोट कर लें, किसी सेंटेंस की शुरुआत जब द रीज़न शब्द से हो तो बीच में ड्यू टू या बिकॉज हटा देते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता है कि अगर द रीज़न के ठीक बगल में बिकॉज आ जाए तो कई बार सेंटेंस सही माना जाता है। फिर से लिख लीजिए, द रीज़न के ठीक बगल में बिकॉज, या भाई द रीज़न के ठीक बगल में बिकॉज या वाई लिख कर आ गया तो हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। लेकिन द रीज़न शुरुआत में लिखा हो, बीच में बिकॉज लगाओ, तो वहाँ से जो है बिकॉज या ड्यू टू काट दिया जाएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग सेंटेंस नंबर सेकंड की, कि नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी, उन्होंने उसे ना सिर्फ अच्छी सैलरी ऑफ़र की बल्कि उसे एक ब्यूटीफुल बंगला भी प्रोवाइड कराया। अब इसमें बताइए क्या मिस्टेक हो सकती है। अटेम्प्ट कर लिया, नहीं किया तो अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, वीडियो के पीछे रोक अटेम्प्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम, सबसे पहली बात तो जानने वाली यहाँ पर ये कि जब सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से होती है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। जिन बच्चों को नहीं पता ये बात जान लें, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन क्या होता है, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है तो सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है, इसको इन्वर्जन कहते हैं। जैसे आपने हार्डली, स्कार्सली, एडवर्ब, नो सुनर एडवर्ब को देखा होगा, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है और सब्जेक्ट हमेशा हमारा बाद में आता है। ठीक इसी तरह जब भी आप नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों तरफ इन्वर्जन का यूज़ होता है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वो हमेशा पहले आती है और सब्जेक्ट हमेशा हमारा बाद में आता है। तो नॉट ओनली इन्वर्जन की वजह से हमने क्या किया, डेड को पहले लगाया, दे को बाद में लगाया हुआ है, सेकंड फॉर्म नहीं लगाई हुई है। सेंटेंस लिखा हुआ है ना सिर्फ उन्होंने उसको ऑफर किया एक अच्छी सैलरी। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि नॉट ओनली आया हुआ है तो जाहिर सी बात है अगले सेंटेंस में बट ऑल्सो लगाना है, ठीक। तो कायदे से तो सेंटेंस में जिस तरह नॉट ओनली डिड आया हुआ वैसे यहाँ पर भी बट ऑल्सो डिड प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब आप दो व्यक्तियों को नहीं दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो दोनों तरफ इन्वर्जन का यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ जो है सहायक क्रिया पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है।
ठीक है। तो नॉट ओनली तो आया हुआ है, डिड पहले लगा हुआ है, ठीक इसी तरह बट ऑल्सो डिड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि गुड एक एडजेक्टिव और बगल में नाउन आया हुआ है। एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए क्या होता है कि एडजेक्टिव नाउन के कॉम्बिनेशन के पहले हमेशा आपको जो है एक आर्टिकल अ लगाना पड़ता है। एक हमारा एसएससी में एक सेंटेंस आया हुआ था, देयर इज, जिनको नोट करना कर सकते हैं, देयर इज ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर में अगर आप देखेंगे तो ग्रेट एडजेक्टिव है, सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा नाउन है। तो ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर यानी एडजेक्टिव नाउन के कॉम्बिनेशन के पहले हमेशा आर्टिकल आ आता है। अब ही इज ग्रेट मैन गलत है, ही इज अ ग्रेट मैन हो जाएगा। ही इज गुड पर्सन गलत है, ही इज अ गुड पर्सन हो जाएगा। तो एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बिनेशन के लिए बात आपको याद रखनी है हमेशा, क्या याद रखनी है कि आर्टिकल ए हमेशा आपको पहले उसमें लगाना है, ठीक है। तो बहुत ही छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली कि द रीज़न के अब ये जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, द रीज़न के साथ बीच में बिकॉज या ड्यू टू आए तो काट दीजिएगा, ठीक। द रीज़न के ठीक बगल में बिकॉज या वाई आ जाए तो हमारा सेंटेंस ही माना जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में दोनों तरफ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट जो है बाद में आएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो ये था एनालिसिस हमारे दो एरर्स का दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने इनको नोट किया, वो समझ आओगे। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली है, जब भी हम किसी इंसान को कुछ प्रोवाइड करते हैं तो जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पहले प्रेपोजिशन विद लगाना बेहद ज़रूरी है बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी हम किसी इंसान को कुछ प्रोवाइड करते हैं तो जो भी प्रोवाइड करते हैं उसके साथ प्रेपोजिशन विद लगाना ज़रूरी बन जाता है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो सेंटेंस हमारे सामने लिखे हुए हैं। इन दो सेंटेंसेस में आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ये दो ऑप्शन ठीक से पढ़ना है और बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन जो हमको भरना है, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंसेस के ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए इसमें गलतियाँ हमारे साथ में क्या हो जाएंगी, जल्दी बताइए। चलिए, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। अब इसकी हम लोग बात कर रहे हैं शुरुआत में। उसके जो फादर यानी कि हिज फादर सेट हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, यानी कि हम उसको यहाँ पर सेट करेंगे, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को कहीं पर बिजनेस में लगाते हैं तो प्रेपोजिशन सेट के साथ अप लगाते हैं। सेट हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, यहाँ पर सही ऑप्शन सेट हो जाएगा। सेटअप का मतलब उन्होंने अपने बच्चे को जो है एक बिजनेस में सेटअप कर दिया। अब आप कैसे भी कोई सेटअप बनाते हो तो कुछ आप इस्टेब्लिश करते हो तो प्रेपोजिशन सेट के साथ आप लगा सकते हो। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेट अपॉन, कहीं से कहीं के लिए निकलना। सेकंड की बात करेंगे, फोर्थ की बात करेंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव ब्लैंक रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट। जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा उनको याद होगा कि जब भी हम किसी इंसान के लिए कोई बहुत पर्टिकुलर फीलिंग रखते हैं और वो फीलिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली चाहे वो लव के लिए हो चाहे हेट्रेट के लिए हो, तो किसी इंसान के लिए मन में जो है बहुत सारा प्रेम होने के लिए, सम्मान होने के लिए, घृणा होने के लिए जो डीप फीलिंग होती है उसको इंग्लिश में हमेशा प्रोफाउंड कहते हैं। प्रोफाउंड वर्ड हमेशा फीलिंग लगाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो घृणा हो। वैसे ये लव के लिए ज़्यादा लगाते हैं। जब भी आप किसी इंसान को असीम प्रेम करते हो तो इंग्लिश में प्रोफाउंड वर्ड वहाँ पर एज अ वन वर्ड एज अ क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा एज अ फिलर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब प्रोफाउंड अगर गहरा कर रहे हैं तो कई बार ये डीप के सेंस में सिनोनियम की दृष्टि से भी आ जाता है, कई बार ये है अनलिमिटेड के सेंस में भी आ जाता है। तो फिलहाल आपको ये बात याद रखनी है, जब भी हम किसी इंसान के लिए मन में कोई फीलिंग रखेंगे, लंबे समय के लिए बहुत ग्रेट फीलिंग रखेंगे तो वहाँ पर प्रोफाउंड का यूज़ ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्रोफाउंड हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें इनको नोट करते जाइएगा, अब बात करेंगे बाद में। 5 to 6 यहाँ पर हमको करना क्या है कि सिनोनियम निकालना है, यानी कि हमको ऐसे 4 ऑप्शन में से एक ऐसे ऑप्शन निकालने हैं जो हमारे लिए बिल्कुल एक जैसे हैं, मिलते हैं। तो बताइए जल्दी से इसमें कौन सा ऑप्शन करेंगे। बोस्ट और हेस्ट का हमको बनाना है। चलिए, अब हमको ये बात अच्छे से पता है कि बोस्ट का मतलब होता है डींग मारना, यानी कि बड़ी बड़ी शेखियाँ बगाड़ना। कई बार लोग अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींग मारते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, बोस्ट कहते हैं। अब जिनको नहीं पता वो जान लें कि बोस्ट का एक सिनोनियम और होता है, वो है ब्रैग, BRAG। तो ब्रैग और बोस्ट दोनों ही हमारी वर्ब हैं और दोनों के साथ ही
प्रपोजिशन जो है ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई इंसान अमीरी की डींग मारता है तो ही बोस्ट ऑफ हिज रिचनेस, कोई गरीबी की डींग, कोई अपनी महानता की डींग मारता है तो ब्रैग ऑफ या बोस्ट ऑफ हिज ग्रेटनेस। तो आपको बात अच्छे से पता होना चाहिए कि ब्रैग के साथ और बोस्ट से प्रपोजिशन ऑफ लगाते हैं। फिलहाल बोस्ट का मतलब डींग मारना होता है या अपनी तारीफ स्वयं करना हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये प्रकार का अपने लिए गर्व या घमंड की बात हो जाएगी, तुम्हारा ऑप्शन जो है बेटा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि वो सिनोनियम निकालना है। प्राइड का मतलब घमंड होता है, कोई इंसान अपनी बहुत तारीफ कर रहा है, इसका मतलब वो अपना घमंड शो कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्राइड हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर हेस्ट की। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना। जैसे आप किसी इंसान से बोलते हो कि हरी अप, तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हो मेक हेस्ट। मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना। अगर आपने हेस्ट में एन लगा दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एन लगा दिया तो वर्ब बन जाएगा, मतलब जल्दबाजी करना। हेस्ट का मतलब सिर्फ जल्दबाजी। जाहिर सी बात है ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, हरी अप। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले जल्दबाजी करने के लिए यहाँ पर हरी लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हमारे सामने, एक 7 और 8। इन दोनों ही क्वेश्चन में बेटा हमको करना क्या है, इन दोनों ही क्वेश्चन बच्चों हमको ऑपोजिट निकालना है, ठीक है। तो आपके सामने दो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये देखिए रेफलगेंट और स्केप्टिक। आपको इन दोनों पे जो है ऑपोजिट निकालना, बताना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए शुरू करते हैं। रेफलगेंट का जिनको मतलब पता नहीं है मैं बता दूं, रेफलगेंट का मतलब होता है चमकीला। अब आप अगर चमकीले का उल्टा बनाएंगे तो अंधेरे से भरा हो जाएगा या डार्क से भरा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 7 का ए हो जाएगा, ठीक है। सेप्टिक की बात करेंगे तो आपको याद होगा कि हम लोग एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते थे, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करने वाला। जब एग्नोस्टिक आपको दिया जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर एक लाइन लिखी होती है, वन हु इज सेप्टिक इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर संशयवादी हो, शक करे, डाउटफुल हो। तो संशयवादी यानी कि सेप्टिकल का मतलब डाउटफुल हो जाएगा। अब जो इंसान डाउट करता है, इसका उल्टा अगर करेंगे तो हो जाएगा जो इंसान किसी बात पर पूरी तरह से बिलीव करता है। तो हमारा सब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिलीवर हो जाएगा, यानी कि वो जो किसी बात पर बिलीव करता है। अब यहाँ पर इरोनियस क्या है, वैसे तो ऑप्शन हमारा कौन सही है, बिलीवर। इरोनियस क्या, पहले समझिए। इरोनियस का मतलब है फुल ऑफ एरर, जिसमें गलतियां बहुत सारी भरी हो, आया। फॉल्टी, फुल ऑफ फॉल्ट्स, फुल ऑफ एरर्स, तो इंग्लिश में एरोनियस, फुल ऑफ एरर्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नंबर बात करते हैं 9 से 10 की। 9 से 10 दो मुहावरे लिखे हैं दोस्तों, हरक्यूलियन टास्क और ऑन टेंटर हुक्स। इन दोनों का मतलब बताकर आपको सही ऑप्शन चूज करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा जो है हो जाएगा, जल्दी करिए। चलिए, हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य, यानी कि वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अब जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि डिफ़िकल्ट टास्क को इंग्लिश में वाइल्ड गूज चेज भी कहते हैं, है ना, जिसे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। फिलहाल हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9th का डी हो जाएगा। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब एक प्रकार की ऐसी स्थिति जिसमें आप थोड़े से परेशान हो, यानी आप बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो सकते हैं, एंक्शस भी हो सकते हैं। तो इंग्लिश में उसको इन एंक्शस सस्पेंस कहेंगे, यानी कि इंसान बहुत ज़्यादा चिंतित है। अब हैविंग बटरफ्लाइज इन स्टमक का मतलब क्या होता है। हैविंग बटरफ्लाइज इन स्टमक का मतलब ये हो गया बच्चों कि आपके पेट में एक प्रकार की जो है नर्वसनेस है, क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या थोड़ा सा घबरा गए हो, आ गया। तो फीलिंग बटरफ्लाइज इन द स्टमक का मतलब भी वही हो जाएगा, लगभग एक प्रकार की नर्वसनेस होना, क्योंकि आप थोड़ा सा मन में डरे हुए हो या किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा घबरा गए हो। अब हमारे सामने दो ऑप्शन लिखे हैं बच्चों। अब ऑप्शन दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इनमें जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, जैसे नेहा वुड बी लुक्ड लिखा हुआ है, तो वुड बी लुक्ड की जगह आपको जो है 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज़ करना है। वही हाल है मेरे भाई यहाँ पर भी है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से पहले तो आप 11 कर लो, फिर मैं 12 का जो है आपको आंसर, तो बाकी 2 ऑप्शन दिखा दूंगा। चलो पहला देखते हैं। नेहा वुड बी लुक्ड ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर। अटायर का मतलब होता है पहनावा, यानी कि वेशभूषा, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, नेहा वुड बी लुक्ड लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा, क्योंकि नेहा को नहीं देखा जाएगा, ये पैसे हुआ है। नेहा ब्यूटीफुल दिखेगी,
डियर दिखती है तो सिंपल सी बात है हैड लुकिंग नहीं करेंगे क्योंकि हैड के साथ आईएनजी आता नहीं है। वॉज लुक्ड करेंगे नहीं क्योंकि नेहा को देखा नहीं जाएगा पैसे हो, तो वुड लुक हो जाएगा बेटा। वुड लुक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा नेहा दिखेगी सुंदर कब, भारतीय परिधान में। तो नेहा वुड लुक ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर। तो नेहा वुड लुक कर देंगे यहाँ पे कि नेहा दिखेगी कैसी, सुंदर दिखेगी इंडियन अटायर यानी कि भारतीय वेशभूषा में। क्लियर हो गया? चलिए एक मिनट होल्ड कीजिए। चलिए अब नंबर 12 की बात करते हैं बच्चों। पीपल हैव बीन लॉन्ग नोन। अब इसकी अगर हिंदी पढ़ेंगे तो हैव बीन पैसिव होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि लोगों को लंबे समय से जाना गया है कि ट्रीज़ कितने इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, लॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय से। तो लंबे समय से अब तक की बात जहाँ जहाँ करते हैं वहाँ पर हमेशा हैज़ का यूज़ करते हैं। फिलहाल ये पैसिव है तो ये गलत हो जाएगा। ये तो पढ़कर ही समझ आ रहा है कि पीपल, में भी मैंने ऑप्शन देखा नहीं, मैं बता दूँ आपको ईमानदारी से। पीपल हैव लॉन्ग नोन हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि लोगों को ये बात लंबे समय से पता है कि ट्रीज़ कितने इंपॉर्टेंट के लिए। तो एक काम करते ज़रा बस देख ही लेते हैं मेरे भाई। ये देखिए, ठीक, ये जो हमारा है सही ऑप्शन कौन सा है, ये देखिए, हाँ ये देखिए आ गया। पीपल हैव लॉन्ग नोन, लोगों को लंबे समय से ये बात अच्छे से पता है। तो लॉन्ग का मतलब यहाँ पर लंबे समय से, क्योंकि लॉन्ग एडवर्ब है और वर्ब के पहले आई है, तो यहाँ पर हिंदी क्या हो जाएगी, लंबा नहीं लंबे समय से। तो जब लंबे समय से कोई काम हो रहा होता है मेरे भाई, उसको इंग्लिश में हैज़ हैव में बनाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए और होगी भी, ठीक है। चलो और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। पीछे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। बताइए मेरे भाई, कौन इंसान ऐसा है जो गुनाह में साथ देता है, बताइए। गुनाह में साथ देने वाले इंसान को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, आपने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, नहीं किए तो अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो को बीच में पॉज करके। जो गुनाह में साथ देता है ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में एकॉम्प्लिस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एकॉम्प्लिस कहते हैं। अच्छा आइटिनेरेंट कौन है, ये बीच में वन वर्ड के जो ऑप्शन आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को यही क्वेश्चन बनकर आपके सामने आ जाएंगे। कितना मज़ा आ रहा है देखिए एनालिसिस करने में क्वेश्चन पेपर का। तो एकॉम्प्लिस का मतलब हो जाएगा सह अपराधी, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्फेडरेट भी कई बार बोल देते हैं, CONFEDERATE। होता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन पर्यायवाची बना दिया जाता है। आइटिनेरेंट वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा घूमने की इच्छा रखता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आइटिनेरेंट घुमक्कड़ स्वभाव का इंसान। कैलस मतलब निर्दयी होता है। हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एकॉम्प्लिस। कैलस निर्दयी और फिलिस्तीन जिसे कला की समझ ना हो। एक ऐसा इंसान जो महिलाओं की तरह हरकतें करे, कौन हो जाएगा, एफेमिनेट। एफेमिनेट कौन है, जो क्या करता है, महिलाओं की तरह हरकतें करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे मेरे भाई तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ग्रेगेरियस मैंने बताया था, झुंड में चलने वाले जानवर या वो लोग जो सामाजिक होते हैं। तो भैया ग्रेगेरियस ज़्यादातर एनिमल्स की लगाते हैं, एनिमल्स लिविंग इन हर्ड, ये बात लिख लीजिएगा। हर्ड माने झुंड होता है, HERD। एनिमल्स लिविंग इन हर्ड क्या हो जाएगा, ग्रेगेरियस। चलो अब हमको यहाँ पर दो स्पेलिंग निकालनी है। स्पेलिंग जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पर जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है बतानी है हमको। कौन सी स्पेलिंग ऐसी होगी जो इनकरेक्ट होगी हमारे लिए, तो बताइए कौन सी स्पेलिंग गलत हो सकती है। इन दोनों में जल्दी से चूज़ करिए, मैं आपको सीधा आंसर बता दूंगा। चलो बच्चों मैं बता दूं, इसमें जो स्पेलिंग गलत होगी वो होगी प्रोफिशिएंट, क्योंकि प्रोफिशिएंट माने होता है निपुण, और निपुण को इंग्लिश में PROFI यानी कि ई की जगह आई लगा देंगे, PROFICIENT लगाया जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलो सेकंड सेक्शन में अगर बात करें तो ग्रामर की जो स्पेलिंग होती है हमारी क्या होती है, GRAMMAR, ठीक है। चलिए तो दो सॉरी हाँ सही 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 है, दोनों इनकरेक्ट स्पेलिंग हमने निकाल दी है, ऊपर वाले में आई नीचे वाले में ए। अब ये हमारे सामने बच्चों एक वो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, पैराजम्बल। अब ये पैराजम्बल में करना क्या आप जानते ही हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बता देता हूँ मैं। पैराजम्बल में बच्चों करना क्या है कि आपको 4 सेंटेंस दिए PQRS, और आपको पहले से लेकर लास्ट सेंटेंस तक सारे सेंटेंसेस को सही क्रम में यानी कि ऑर्डर में लगाना है। तो ऑर्डर में लगाना कैसे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक बार इसको अटेंड कर लीजिए जल्दी से, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, उसके बाद आप जो है इसको अपना वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, बात करेंगे फिर। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, जल्दी करिए।
ठीक, आइए अब अगर यहाँ पर बात करें तो कल अब पैराजम्बल करते कैसे, पहले अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कल मैंने आपको बताया हुआ था कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी सेंटेंस में शुरुआती सेंटेंस को पहचानना बेहद ज़रूरी होता है कि पैराजम्बल में सबसे जो पहला सेंटेंस होगा वो कैसे बनेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बता दूँ आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि सबसे पहले हम वो लाइन निकालेंगे जहाँ पर हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि वाटर जो है वो हमारे लिए सबसे बढ़िया रोल प्ले करता है बायोस्फीयर के फंक्शन में, यानी कि जो हमारा जो वातावरण उसको फंक्शन कराने में वाटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि हमारी जो पहली लाइन है वो आर से हो जाएगी। तो आर वाले सारे ऑप्शन लिखे हुए देखिए ज़रा, आर वाली आ भी है, पहला भी, तीसरा चौथा सारे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई। अब हम एक काम करते हैं कि इसी वाटर को लेकर हम लोग और भी कोई लाइन चूज़ करते हैं कि शायद हो सकता है वाटर के बारे में कुछ और बताया गया हो। तो अब ज़रा देखते हैं। एस में लिखा हुआ है इन द एटमॉस्फेयर वाटर एग्जिस्ट मेनली इन गैसियस फॉर्म, और क्यू में लिखा हुआ है द वाटर साइकिल हैज़ टू डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। वाटर साइकिल की दो ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी? एटमॉस्फेरिक ब्रांचेस और टेरेस्ट्रियल ब्रांचेस। वाटर किस रूप में व्याप्त है ये बात की बात है। वाटर के पहले हम लोगों ने भाग बता दिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी कि जब हम लोग किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं तो पहले उसका टाइप बताते हैं। तो ये भी श्योर हो गया मेरे भाई कि आर के बाद क्यू हो गया। तो आर के बाद क्यू हमारा ए भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बी और डी वाला, यानी कि बी और डी में हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है। अब बात करेंगे कि अब एस पी होगा कि पी एस होगा। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो इन द एटमॉस्फेयर में वाटर मेनली गैसियस फॉर्म में है, ठीक। और ऑन द अर्थ अगर धरती पे देखा जाए तो लिक्विड फॉर्म्स एंड सॉलिड फॉर्म्स प्रिडोमिनेट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पर एस पहले करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले बात कर दी एटमॉस्फेयर की, और जो बाकी के दो टाइप बचे हुए हैं हमने लास्ट में कर दिया, यानी कि एस पहले हो जाएगा और पी हमारा बाद में हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा बच्चों कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, आर क्यू एस पी। क्लियर हो गया? तो 17 का हमने जो दोस्तों कंक्लूजन निकाला कौन सा निकाला है? बी ऑप्शन निकाला हुआ है। क्लियर हो गया? जिस तरह से मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह टाइम करेंगे ना, तो ये अभ्यास से आएगा, एक बार में नहीं आता। लेकिन ये श्योर है कि आपने जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे करेंगे ना तो कभी आप असफल नहीं होंगे मेरे भाइयों। चलो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 18 की। 18 को सॉल्व करना है, जल्दी से करिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बीच में पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले एक काम करते हैं कि उस चीज़ को निकालते हैं जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया होता है किसी चीज़ का। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो फॉर हाउ एवर एलिजिबली इट माने ये। अब ये इट किसके लिए आया है पता नहीं, तो क्या ये पहली लाइन हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। द वर्क्स ऑफ द अर्ली रेनेसां एंड द पोइट्री। हाँ ये देखिए, रेनेसां जो है पुनर्जागरण काल की बात कर रहे हैं, पुनर्जागरण काल पोइट्री की बात कर रहे हैं। तो पुनर्जागरण काल जो हुआ उसमें जो वर्क हुए पोइट्री के, स्पेशली वर्क किसके थे? शेक्सपियर के। वाइब्रेट विद द कंपैशन फॉर लाइफ एक्सपीरियंस इन डेंजर ऑफ डाइंग फ्रॉम एक्सपोजर एंड नेग्लेक्ट, ठीक। तो जो उनके वर्क्स हैं वाइब्रेट विद द कंपैशन, उसमें दया की बात की गई है। और फॉर लाइफ कंपैशन इन डेंजर, किस प्रकार से उन्होंने चीज़ों को अनुभव किया है, डेंजर ऑफ डाइंग, मौत के खतरे की बात कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर हम लोग शेक्सपियर के वर्क की बात कर रहे हैं, और वो वर्क कब हुआ था? रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण काल में हुआ था। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन बन सकता है, यानी क्यों हमारी पहली लाइन हो सकती है। अब ये काम जल्दी दिखना पड़ेगा। ऐसे ही आर में इट लगा हुआ है, तो इट किसके लिए आया? ये पहली लाइन हो सकती नहीं है। एस में दिस लगा हुआ है, इन दिस कंपैशन, पहली लाइन हो सकती नहीं है। तो क्यों हमारी पहली लाइन हो जाएगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे बच्चों तो हमें आंसर सीधे मिल गया, कौन सा? सी मिल गया। लेकिन अब वही बात है ना कि हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते, तो चेक कर लेते हैं मेरे भाई क्या क्यू का एस हो सकता है। देखिए एस, इन दिस कंपैशन, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपैशन की बात की थी। ये देखिए हमने कंपैशन की बात पहले की, और दिस माने ये कंपैशन, यानी कि कंपैशन बात जिसके लिए पहले से हो चुकी है, हमने दिस उसी को लगाया हुआ है। तो यहाँ पर कंपैशन की बात हुई, हमने इसको आगे बढ़ा दिया। क्यू एस, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आर पी। आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपको सारे सही हो जाएंगे। मैं पढ़ देता हूँ एक बार फिर भी, चलो।
इट वॉज द जीनियस ऑफ करेज नॉट ऑफ, ठीक है। ये देखिए, इट स्टिल न्यू ऑफ हार्बर्स एंड एंकर्स, हार्बर माने बंदर के, तो इसमें बात चलती थी हार्बर और बंदर एंकर्स की। एंकर जो होता है लंगर डालते हैं हम लोग नाव में। ऑफ होम्स टू विच टू रिटर्न एंड ऑफ बार्न इन विच, बार्न भूसा हो रहा, जहाँ पर भूसा रखा जाता है। ये वन वर्ड में आता है, इसे मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिएगा अपने हिसाब से, मैंने बता दिया QSRP हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन हो गया, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने बैठेंगे तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी कम नहीं करा पाएंगे। अब हमारे सामने दोस्तों एक पैसिव दिया, एक्टिव पैसिव। आपको एक्टिव पैसिव पढ़ना है और बताना है कि कौन सा एक्टिव पैसिव हमारे यहाँ पर हमें होगा। चलिए, सेंटेंस में हैज़ आया हुआ तो जाहिर सी बात है हैज़ बीन करेंगे, और हैज़ बीन वाला ऑप्शन कौन सा, सिर्फ पहला वाला है, तो जाहिर सी बात है आपने जो 19 है इसका पहला ऑप्शन हमारा, इसका ऑप्शन कौन सा किया होगा। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिया। देखिए, सेंटेंस थोड़ा सा जल्दबाजी में करने लायक नहीं था। सुनीता हैज़ रिटन अ स्टोरी, सुनीता ने एक स्टोरी सॉल्व की, रिटर्न की है, ठीक है, अच्छी बात है। वो स्टोरी जो हर इंसान को आकर्षित करती है। इन्होंने करना क्या है, मैं बताऊं आपको पूरी बात, सही बात। इन लोगों ने क्या किया है कि ये जो पहला सेंटेंस है, ठीक, इसको छोड़कर यहाँ पर इन्होंने एवरीवन को ऑब्जेक्ट मान के सेंटेंस बना लिया है। मैं जानता हूँ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से समझ लीजिए। सुनीता ने एक कहानी लिखी है जो हर एक इंसान को आकर्षित करती है। इसका मतलब अगर हम इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनाएंगे कि हर इंसान आकर्षित हो जाता है उस कहानी से जो सुनीता ने लिखी है। यानी कि हमको बनाना पड़ेगा एवरीवन, और इधर एस या ES आया हुआ है तो जाएगा SMR में। तो एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द स्टोरी विच, अभी इधर भी पैसिव बना दिया, विच हैज़ बीन रिटन बाय। फिर से देखिए, एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय अ स्टोरी, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया। एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द स्टोरी, स्टोरी के लिए लगा दे विच हैज़ बीन रिटन बाय सुनीता। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। ये थोड़ा सा खतरनाक था यार, जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो जाती है इसमें। चलिए, वैसे मैं आपको अब एक बात बता दूं, जिन लोगों को ये बात नहीं पता है, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको उनको बहुत ही सीरियस बात बता दूं। कभी अभी आपको एक्टिव पैसिव बनाना हो और आपको एक्टिव पैसिव बनाते समय बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड मिल जाए दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो आप देख रहे हो ना, ये कंजंक्शन का काम करता है। तो मेरे भाई, ये जो बाद वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, ये फैसिनेट, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर उठाया जाता है। फिर से समझिए, जब भी आपको प्रश्नवाचक शब्द दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे, ऐसी कंडीशन में मेरे भाई ये प्रश्नवाचक जो शब्द होता है ये हमेशा कंजंक्शन का काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा भाग जो कंजंक्शन के बाद देगा तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। कैसे? डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन, इसका पैसिव बनाना है, लिख लीजिए, डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन। अब आप डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन को अगर बोलोगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन में मैं थोड़ा सा लिख के बताऊं क्या, बाद में बताऊंगा, चलो। ठीक है, तो डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन, ये हमको नहीं करना मेरे भाई। ये हमको क्यों नहीं करना है, एक मिनट हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से दोस्तों। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन की अगर बात करेंगे तो वॉट आई मीन को हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट मानेंगे, यानी सेंटेंस बनेगा हमारा इज वॉट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। क्यों? क्योंकि वॉट आई मीन पूरा भाग ऑब्जेक्ट बनेगा, और मेरा क्या मतलब है, ये पूरी बात जो है वो हमारे लिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए बच्चों पूरी तरह से सिंगुलर हो जाएगी। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? चलिए, तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन को कैसे करेंगे हम लोग, इज वॉट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। चलो, इतना क्लियर हो गया ना? अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों नरेशन की। ये देखिए, ये हमको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका मैं नरेशन बनाना है। ये इनडायरेक्ट है, यानी कि उल्टा है, और डायरेक्ट में चेंज करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं।
राजेश ने अपने ड्राइवर को ऑर्डर किया कि टू डू एज ही वॉज टोल्ड। अगर आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। अच्छा एक बात बताइए, हम कैसे पहचानते हैं किसी सेंटेंस में कि सेंटेंस हमारा ऑर्डर होगा? पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो हमारा डायरेक्ट नरेशन रहा होगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाया हुआ है, वो सीधे वर्ब से स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि डू से स्टार्ट हुआ होगा। कि राजेश ने अपने ड्राइवर से कहा होगा भैया वही करो जो मैं तुमको कहता हूँ। ठीक, तो हमने क्या बना दिया कि डू एज आई। अब यहाँ टोल्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किससे आती है? फर्स्ट फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म किस में आता है? प्रेजेंट डेफिनेट में। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डू एज आई टेल यू। अब देखते कोई ऑप्शन दिया है हमको यहाँ पर? डू एज यू आर टोल्ड। यार तीनों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्या बात है मेरे भाई? अब एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं। ठीक, ओके ओके, गड़बड़ है। गड़बड़ मेरे भाई क्या बता दूँ, गड़बड़ ये है कि इन लोगों ने सेंटेंस को पैसिव बना के दे दिया है। ये देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से। पैसिव बना के लोगों ने दे दिया सेंटेंस को यार। तो इन्होंने क्या किया मैं बता दूँ पूरा तरीका बता। इन्होंने जो बी वाला पार्ट है सेकंड फॉर्म, इस सेकंड फॉर्म के लोगों ने यहाँ पर वॉज में चेंज कर दिया, यानी कि नरेशन बना कर दिया भी और एक्टिव का पैसिव बनाकर इधर दे दिया। ये देखिए है ना, सेकंड फॉर्म किस में ले जाते हैं? वॉज वर्ब में, यानी कि वॉज को हमको चेंज करना पड़ेगा एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म को वॉज में चेंज करते हैं तो डू एज आई टोल्ड यू हो जाएगा। तो इन्होंने यू को उधर ले आए भैया और टू ऑब्जेक्ट मानकर ड्राइवर के हिसाब से ही लगा दिया है और ही वॉज टोल्ड कर दिया। अगर ये किसी को चीज़ में समझ में नहीं आता है मेरे भाई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे भाई, मैं कमेंट बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो मज़ा तो मुझे आ रहा भाई। अब आपको मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा है आप बताइएगा कमेंट करके। मुझे भाई बहुत मज़ा आ रहा है, मैं सही बताऊँ तो पढ़ाने में। पढ़ाने का असली मज़ा मेरे भाई तभी है ना जब आपको चीज़ें समझ में। चलिए आओ भाई आ जाओ। अब हमारे सामने क्लोज टेस्ट है। आओ भाई क्लोज टेस्ट को हम लोग ज़रा मिलकर पढ़ते हैं साथ में। बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मन से अटेम्प्ट कर लें तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बात कर रहे हैं दोस्तों मैनेजमेंट की। हाँ एक मिनट को वेट करो, मैं आ रहा हूँ। वेट करो एक मिनट होल्ड करना। चलो भाई शुरू करते हैं पहले। बहुत बढ़िया, आ जाइए बच्चों मेरे साथ में, क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं मिलके हम लोग। आ जाओ। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो ये लिखा हुआ क्या है कि मैनेजमेंट एक सेट है। अब किसका सेट है ये बाद में पढ़ेंगे। एक ऐसी चीज़ का सेट है जो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को रख सकता है, जो रख सकता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को। किस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की बात करें? सिस्टम जो कि लोगों का और टेक्नोलॉजी का है, और वो टेक्नोलॉजी जो कि चल रही है, कहाँ चल रही पता नहीं। फिर से देखिए, मैनेजमेंट एक प्रकार का सेट है। किसका सेट है पता नहीं, एक ऐसी चीज़ का सेट है जो कि रख सकता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को। किसका सिस्टम? पीपल का, टेक्नोलॉजी का, जो कि चल रही है, अब पता नहीं। अब आप ऑप्शन देखते चलिए। तो मैनेजमेंट किसका सेट है? मैनेजमेंट क्या इंस्ट्रक्शन का सेट है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं? मैनेजमेंट रिसोर्सेज का सेट है, प्रोसेसेस का सेट है, प्रपोजल्स का सेट है। भाई प्रपोजल और रिसोर्सेज तो होगा नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज माने संसाधन होता है, प्रपोजल जो होता है वो प्रस्ताव होता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब ये है कि चीज़ें वहाँ मैनेज की जाएंगी, सिंपल सी बात है। अब इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेसेस में एक ऑप्शन चूज़ करना है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना, आपको तो यही लग रहा होगा मेरे ख्याल से। वैसे मैं यहाँ पर प्रोसेस करना चाहूँगा। प्रोसेसेस में इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस बता रहे हैं कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम किसका है? पीपल एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि रन कर रही है। तो मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ प्रोसेसेस। ठीक,
मैनेजमेंट एक प्रोसेस का सेट है। सेट माने क्या हुआ, कई चीज़ों का सेट होता है मेरे भाई, तो प्रोसेस प्लूरल करेंगे। इज़ अ सेट ऑफ, ए लगाया है मैनेजमेंट के लिए, सेट ऑफ प्रोसेसेस जो कि रखता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को, पीपल को कैसा रखता है। अब मैनेजमेंट भैया चीज़ों को कैसा रखता है बताइए, फास्ट कर देता है, रिलायबली कर देता है, स्मूथली करता है, शार्पली करता है। बताइए मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करेगा, जाहिर सी बात है मेरे भाई, इसमें ऑप्शन आप कौन सा करना चाहेंगे, स्मूथली, क्योंकि ये स्मूथ कर सकता है भाई, बढ़िया कर देता ना। मैनेजमेंट एक ऐसा सेट है जो चीज़ों को स्मूथ कर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, द मोस्ट ब्लैंक एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, जो खालिस्तान पहलू हैं मैनेजमेंट के। एस्पेक्ट माने क्या होता है, पहलू, चाहे वो प्लानिंग हो, बजटिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, है ना। जो मोस्ट ब्लैंक एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट का है उसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कैसा एस्पेक्ट है जो, अच्छा, क्या पहलू डेंजरस होगा बताइए, क्या पहलू डेंजरस होगा। 4 ऑप्शन लिखे, बता दूँ आपको, फिर से देख लीजिए आप। 23 के 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, डेंजरस, डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट, टेरिबल। आप बताइए कौन सा ऑप्शन करना चाहेंगे भाई। 23 के 4 ऑप्शन फिर से दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए, जो खालिस्तान पहलू है मैनेजमेंट के उसमें क्या क्या होता है। यार अच्छी चीज़ें होंगी, जाहिर सी बात, खतरनाक चीज़ थोड़ी हो जाएंगी। जो डेंजरस पहलू है, डिफिकल्ट पहलू, इंपॉर्टेंट पहलू है, टेरिबल पहलू, बताओ कौन सा पहलू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इंपॉर्टेंट माने क्या होता है, महत्वपूर्ण पहलू। जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, किसका महत्वपूर्ण पहलू मेरे भाई, है ना, मैनेजमेंट का, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बढ़िया। लीडरशिप एक प्रोसेस का सेट है। देखो प्रोसेस आ गया, जिन लोगों ने क्लोज टेस्ट पूरा पढ़ लिया होता शुरुआत में ना, वो लोग क्या करते हैं कि समझ जाते हैं कि यार कभी कभी लास्ट में ऊपर ले लेते हैं। लीडरशिप भी एक प्रोसेस का सेट है जो कि क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ऊपरी प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर, या लोगों को ढालना सिखाती है। अब किस में ढालना सिखाती है मेरे भाई, अब तो इसकी हिंदी पता होनी चाहिए। फिर से देखिए, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस का सेट है जो ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करती है सबसे ऊपरी प्लेस पर, और अडॉप्ट दम, या लोगों को ये उनको अनुकूलित करती है। अब अनुकूलित करने के लिए टू लगा तो है, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार। तो भैया 24 का ऑप्शन देखो ज़रा। अब परिस्थितियाँ कैसे बदल रही हैं, देखिए, नॉर्मली बदल रही हैं, रन माने तेज़ी से, शो माने दिखाना, सिग्निफिकेंटली माने बड़े महत्वपूर्ण स्तर पर बदल रही हैं। कौन सा ऑप्शन करेंगे बताइए जल्दी से, फटाक से। सिग्निफिकेंटली, क्यों, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, फिर से देखिए ज़रा। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस का सेट है जो ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट प्लेस पे क्रिएट करता है और लोगों को सिखाता है कि वो अपने आप को बड़े स्तर पर बदल रही परिस्थितियों के हिसाब से खुद को अनुकूलित कर लें, ढाल लें। अब लीडरशिप डिफ़ाइन करती है, लीडरशिप किस बात की व्याख्यान डिफ़ाइन करती है कि व्हाट द फ्यूचर शुड लुक लाइक, कि जो हमारा फ्यूचर है वो कैसा होना चाहिए। ठीक, फ्यूचर कैसा होना चाहिए, ठीक, इतना क्लियर हो गया, बताइए, बढ़िया। एंड पीपल, अलाइंस पीपल, लोगों को एक श्रेणी में रखती है विद दैट, जिससे ब्लैंक एंड इंस्पायर्स देम। अब ठीक, विद दैट, फिर से देखिए, जो लीडरशिप है ये डिफ़ाइन करती है कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए, और ये जो लीडरशिप है यही लोगों को एक श्रेणी में खड़ा करती है, जिससे जिससे है ना, सॉरी, कैसे चीज़ के साथ, कैसे अलाइंस पीपल विद दैट, लुक के साथ, रोल के साथ इंस्पायर करती है, सोर्स के साथ इंस्पायर करती है, कि विजन के साथ इंस्पायर करती है। बताइए किससे इंस्पायर करती है, लुक के साथ इंस्पायर करती है लीडरशिप, रोल के साथ इंस्पायर करती है, सोर्स के साथ इंस्पायर करती है लीडरशिप, के विजन के साथ, अच्छे विजन के साथ इंस्पायर करती है। आपका विजन यानी कि दृष्टिकोण कैसा होगा, इसी से आपकी लीडरशिप जो है वो प्रभावी बनेगी। क्लियर होगा दोस्तों। तो ये था हमारे लिए। अगर आपको नहीं भी समझ आता है तो आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, मैं बताऊँ आपको। अभी जैसे मैं इधर करता हूँ तो आपने इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इधर करता हूँ इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप एक बार में अटेम्प्ट चीज़ें कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था बेटा हमारे लिए दोस्तों आज 1 से लेकर 25 तक का क्लोज टेस्ट का एनालिसिस, सॉरी 1 से 25 तक का पूरे सेट का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सेशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को साझा ज़रूर करें। आप लोग साझा नहीं करते हैं, ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट कर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और एक बात और, ये जो मैं वीडियोज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो मैं सेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेट सोल्यूशन एनालिसिस कर रहा हूँ, इसमें आपको एक बात बहुत जानने की ज़रूरत है कि हर बार एग्ज़ाम से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ आप नोट करिए और उनको नोट करके आप लोग तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट टर्न पे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और तैयार करिए इसको। चलिए मिलते हैं कल के टर्न पे।